मैं हूं मयंक गर्ग और आप देख रहे हैं देश दर्शन। एक बार फिर स्वागत है आपका सत्ता संग्राम में। मेरे साथ है आज पूजा यादव। देश में 18वीं लोकसभा शुरुआत होने जा रही है और 303 से एनडीए जीत चुकी है। एनडीए अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल महक। और इसी के साथ इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भारत के इतिहास में जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। और ये तीसरी बार लगातार, यानी कि बीच में एक बार भी सरकार गिरी नहीं, प्रधानमंत्री हटे नहीं। बैक टू बैक थर्ड टाइम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो एक व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल सरकार अपनी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि जब नतीजे आए थे तो सीट नंबर से कुछ हुआ था, बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई और काफी, बट कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हालांकि राजनीति में कब एक रात में चीजें पलट जाए वो कहा नहीं जा सकता, पर फिलहाल अभी इसी पे जो है। एक चीज जो थी कि नायडू और नीतीश कुमार जी जो है वो पलटी बिल्कुल। कर मार सकते हैं, वो और मुझे पलट लगता है सकते हैं। बावजूद इंडिया अलायंस के जो उनको ऑफर दी गई थी कि आपको डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने उसको ठुकराया और बीजेपी के साथ जुड़े रहे। और बिल्कुल मुझे लगता है यही सबसे बड़ा डर था कि शायद कहीं एनडीए से इंडिया ना हो जाए एक रात में। बट खैर उसके बाद चीजें तो बदली, पर वो चीज ये बदली कि एनडीए 292 से 303 पर पहुंच गई और अपनी और भी मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं संसद में आ गई। हालांकि राजनीति आगे है तो वो चलती रहेगी, पर फिलहाल देश की 18वीं लोकसभा को उसके मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से संभालने जा रहे हैं। 5 साल के लिए एनडीए सरकार जी हाँ, बहुमत में है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अब अपनी शपथ ले चुके हैं या बिल्कुल उनकी एनडीए जो शपथ की वो समारोह चल रहा है और वो बिल्कुल। ले चुके हैं और शपथ। उसी के साथ 70 केंद्रीय मंत्री जो है प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि मिनिस्ट्री की तो बात आगे की रहेगी, बट फिलहाल कई बड़े नाम इन मिनिस्टर्स में शामिल हैं। कई बीजेपी के तो कई एनडीए की भी कई पार्टियों के। तो कई पूरे इस पे अलग आज चर्चा देशों करेंगे। के लोग आए हैं, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आए हैं जो कि बिल्कुल। बहुत शोभा बढ़ा रहे हैं उस शपथ ग्रहण की बहुत सर। बड़ा समारोह ये करने की बात करी जा रही थी और वो होते हुए दिख रहा है। उसकी जी हाँ, स्पष्टीकरण हो रहा है। तमाम बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर्स के नाम, विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के नाम इसमें शामिल है। देश की कई बड़ी हस्तियों के नाम इसमें शामिल है। हालांकि विपक्ष के भी कई नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, गया था पर पर जहां उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया गया था। बिल्कुल, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह के कि कांग्रेस पार्टी के उस पे तौर पे, हालांकि वो कई राजनीतिक चीजें होगी, लेकिन कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल है। जिसमें से पहला नाम है श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमादित्य का। जी। उसके वहीं बाद उनके साथ साथ है राष्ट्रपति मिजू, मालदीव के राष्ट्रपति मिजू का। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कह लीजिए, ये भी दिखाने की कोशिश है कि एक नए हल की तरफ भारत जा रहा है। क्योंकि जहां पिछले दिन कहीं ना कहीं मालदीव्स के कुछ जी नेताओं हाँ, के कैबिनेट मिनिस्टर्स के वो आए थे। हालांकि उसके बाद वहां पे भी राजनीति में काफी फेर बदलाव हुए थे। तो मुझे मालदीव के लगता है कि साथ वो भी थोड़ा बदलाव अब मन भारत के मुटाव, साथ अच्छे। इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि मालदीव के साथ मन मुटाव भी हुआ था पर उसके बाद बिल्कुल। वो पर आए मुझे हैं लगता है कि वहां के लेकिन वो फेरबदल के चाहते हैं बाद। कि भारत अपना आगे और बढ़ाना चाहता है उनकी तरफ। बिल्कुल। साथ ही साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आए हैं शेख हसीना। उनके साथ साथ नेपाल की पुष्पा कमल दहल पीएम। प्रचंडा भी प्रधानमंत्री भूटान नेपाल के, माफ कीजिएगा, शामिल है। उसके बाद भूटान के प्रधानमंत्री तेसरिंग तोब्गे आज वहां पर मौजूद है। इसी के साथ मॉरिशस की प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ वहां पे मौजूद है। इसके साथ और भी कई बड़े नाम हैं। यहाँ साथ ही साथ एशिया की फर्स्ट लोको पायलट सुरेखा यादव भी शामिल हैं और एक्टर्स भी शामिल किए गए हैं, शाहरुख खान जैसे अक्षय कुमार और उसके साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे को भी न्योता दिया गया था, पर जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने निमंत्रण के लिए मना कर दिया। इसी के साथ ममता बनर्जी भी इस लिस्ट में शामिल थी, लेकिन उन्होंने भी इसके लिए मना कर दिया। हालांकि वो तो आपस में राजनीति की बात। अगर अब आगे बढ़ते चले और ध्यान दे कि मोदी की कैबिनेट पर
क्योंकि देखिए ये कैबिनेट काफी जरूरी है, क्योंकि अगर बड़े फैसलों की जो बात करी जाती है तो उस बड़े फैसलों में किस डिपार्टमेंट का कौन हेड रहने वाला है, कौन किसकी इसमें मिनिस्ट्री की पूजा जी मैं बागडोर। आपसे एक चीज भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अब मिनिस्टर वही रहेंगे, क्या मिनिस्ट्री सबकी बदलने वाली है? जैसे मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या उनकी पदवी पर चेंज हो बिल्कुल, सकती है? मतलब मुझे लगता है कि कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी अपनी मिनिस्ट्री में काफी अच्छा काम देखने को मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग। हालांकि देखिए, अगर हम देखें तो मोदी सरकार में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि अगर आप अपनी मिनिस्ट्री अच्छे से नहीं चला पाएंगे तो आपको अपनी मिनिस्ट्री खोनी पड़ेगी, फिर चाहे वो सरकार के बीच में मिनिस्ट्री बदलना क्यों ना हो, जो हमने देखा कि कुछ साल पहले मिनिस्ट्री में बदलाव किया गया था। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद, क्योंकि निर्मला सीतारमण में हालांकि देश पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, पर जनता में कहीं ना कहीं नाखुशी दिखी है। और 2014 से भी अगर देखा जाए तो 2014 के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कोई और था, 19 में निर्मला सीतारमण को ये दे के बदला गया, तो 24 में चांसेस है। बट फिर उसी लिस्ट में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी और कैबिनेट मिनिस्टर की कोई भी बीजेपी की जो इनकी एनडीए की जो सॉरी लिस्ट है उसमें कुछ भी ट्विस्ट आ सकता है, कोई भी मिनिस्टर बदल बिल्कुल। सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस लिस्ट में कई ऐसे नेता भी फिर शामिल हो जाता है, नितिन नितिन गडकरी जैसे, एस जयशंकर जिनको जैसे, जो जी अपनी मिनिस्ट्री में बहुत काबिलिय तारीफ साबित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि किस मिनिस्ट्री के पास कौन सी मिनिस्ट्री जाने वाली है, क्योंकि देखिए स्मृति ईरानी भी चुनाव हारी है और ऐसे और भी कई नेता है जो जी हाँ, चुनाव हारे हैं, तो उनकी जैसे मिनिस्ट्री भी। जो उनकी पदवी भी खाली है अब तक, क्या जी उनकी पदवी किसको मिलती है किसको नहीं, ये तो बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है आखिर कि में ही पता लगेगा। मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन तो काफी इंटरेस्टेड रहने वाला है। हम आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बता दें कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। पहले है राजनाथ सिंह, हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, जो कि सीएम रह चुके हैं लखनऊ के, और होम 2014 में होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। राजनाथ सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी को लाने की प्लानिंग की थी, उनको प्रधानमंत्री बनाने की प्लानिंग की गई थी। इसमें बिल्कुल। पूजा जी आप कुछ कहना चाहेंगी अब? बिल्कुल, महक, लखनऊ सीट से काफी जीत हासिल कर राजनाथ सिंह आए हैं। इससे पहले भी दोनों देखी जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री को लाने वाले नेताओं में से राजनाथ सिंह एक है, बीजेपी के उस समय अध्यक्ष थे, जी बीजेपी हाँ। पार्टी के। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही देखा जाए तो काफी जरूरतमंद बीजेपी सरकार में रहे हैं। दूसरी बात करते हैं हमारे अमित शाह की, होम मिनिस्टर जो हमारे रह चुके हैं 2019 से 2024 तक। 7 लाख वोट से ज्यादा वो जीते हैं गांधीनगर में, गुजरात के अंदर। बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले ही। बिल्कुल। और और 2014 में मैं आगे कहना चाहूंगी, 2014 में उसके बाद 2019 तक में अध्यक्ष बने थे वो। 2019 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था चुनावों के बाद, जिसके बाद वो कैबिनेट में आए थे। और बीजेपी की प्रचंड जीत का, बीजेपी के जी हाँ, देखा जाए तो जो प्रचंड जीत का कारण एक जीत रहे है वो हैं। अमित शाह, बहुत बड़ा कारण बिल्कुल है अमित शाह के जीतने का, जो 7 लाख वोटों से बिल्कुल। गांधीनगर में जीते और हैं, जिससे सीटें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं हम्म। बीजेपी की। बिल्कुल, पॉलिटिकल माइंड बीजेपी के कहे जाते हैं। खैर, उसके बाद अगर इस लिस्ट में आगे चला जाए तो नितिन गडकरी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा था कि नितिन गडकरी उन नेताओं में से है जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में अपना नाम साबित किया है और अपना काम के साथ अपना नाम साबित करा है। 2014 से रेलवे, माफ कीजिएगा, रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री में है। 2019 में भी सेम मिनिस्ट्री थी। 3 बार लगातार नागपुर सीट से जीत चुके हैं। इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष भी काफी दशक पहले रह चुके हैं। और तीसरी बार नागपुर सीट से जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव जीते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये उन मिनिस्टर्स में आ सकते हैं जिनकी फिर से एक बार मिनिस्ट्री दोहराई जाए। अगर आगे बढ़े तो जेपी नड्डा भी इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी के अध्यक्ष थे, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अ, हिमाचल प्रदेश में खैर जब राज्य चुनाव हुए थे तो बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार सारी सीटें हिमाचल प्रदेश की बीजेपी के खाते में आई हैं। और अब आगे महक। आगे बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं, सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और 20 साल बाद चुने गए हैं दोबारा। 8 लाख वोटों से वो जीते हैं। बिल्कुल, 20 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अब सांसद के तौर पर विदिशा से उन्हें टिकट दिया गया था। हालांकि जब
अ, मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया था तो काफी सवाल उठे थे और काफी हंगामा भी हुआ था जनता में। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता में महक एक शिवराज सिंह चौहान को लेके जो एक इमोशन बन चुका है, ज्यादा स्पेशली कनेक्शन हो चुका है उनका। बिल्कुल, स्पेशली वहाँ की महिलाओं का जो एक वो जी हाँ। मामा या बहन जी। भाई वाला जो कनेक्शन है वो, और मुझे लगता है कि वो इमेज साबित भी हुई है, शिवराज अपने मुकाम पे साबित जी भी हाँ हुए हैं बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी के खाते में लाए हैं। खैर आगे आगे बढ़ते हैं, निर्मला सीतारमन जो कि हमारी पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री रह चुकी उन्होंने हैं शपथ जी। ली। वहीं आगे चलते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, पूर्व विदेश मिनिस्टर एस जयशंकर। उससे पहले विदेश सचिव भी एस जयशंकर रह चुके हैं। सुषमा स्वराज 2019 में जब चुनाव नहीं लड़ी थी अपनी सेहत के कारण, तो 2019 में विदेश मंत्री के तौर पर उन्हें लाया गया था और उसके बाद हालांकि अपनी मिनिस्ट्री में एस जयशंकर साबित भी हुए हैं। कई ऐसे बड़े विदेशी फैसले उन्होंने लिए हैं जो कि देश में कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत उन्होंने दिखाई है। अगर आगे बढ़े तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस लिस्ट में शामिल है। सरकार के बीच में जो है कुछ महीने पहले ही पीएम सीएम पद से इस्तीफा दिया था, उसी के साथ पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद हरियाणा की काफी हलचल मची थी हरियाणा की सियासत में। लेकिन उसी शाम जो है बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री हरियाणा को दे दिया था। खैर वो भी इस लिस्ट में शामिल है। उसके बाद पीयूष गोयल इस लिस्ट में शामिल है, फाइनेंस संभाल चुके हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं, टेक्सटाइल रेलवे मिनिस्टर वो बिल्कुल संभाल टेक्सटाइल चुका है। मिनिस्टर और जैसे महक ने बताया वो रह चुके हैं, रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं और 3 टाइम राज्यसभा सांसद भी इसी के साथ रह चुके हैं और फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े हैं जिसमें कि 3 लाख प्लस वोटों से पीयूष गोयल जीत के आए हैं। महक करते हैं गिरिराज सिंह जो कि मेघुराई से, बिहार से जीते हैं। 2014 में वे नवादा से जीते थे, वहीं 2019 में वे पहले सांसद से जीते थे। 80,000 वोट से वो जीते हैं और अब 2019 में वो ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं हम अश्विनी वैष्णव की ओर, जो कि रेल मंत्री रह चुके हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। 2019 में वो पहले सांसद से जुड़े थे और वहीं 2024 में अब वो दूसरी बार सांसद से जुड़े हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और हालांकि इसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं की बात थी, इसके बाद कई अन्य पार्टियों की, एनडीए अलायंस की पार्टीज की भी इसमें बात है, जहां जीताराम मांझी भी इस लिस्ट में शामिल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गया सीट से पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार गया से चुनाव सांसद सीट से सांसद बनकर संसद में पहुंचे हैं। जिसके बाद फिर ललन सिंह जो है जेडीयू के इस लिस्ट में शामिल है। राम मोहन नायडू टीडीपी के नेता है। हमने देखा था कि जेडीयू और टीडीपी कैसे महक दो अहम पार्टियां बीजेपी के बाद एनडीए अलायंस में बनी जी थी, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। उन पार्टियों के भी कई सांसद इस लिस्ट में शामिल दिखाई दे रहे हैं। राम मोहन नायडू उसमें है। आपको बता दें कि मोहन नायडू जो है 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में पॉलिटिक्स में एंट्री उन्होंने कर ली थी, जिसके बाद अब देश की सांसद में मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने एंट्री करी है। वहीं आगे बढ़ते हैं हमारे ज्योतिर्सिंह सिंह जो कि 2020 में कांग्रेस की तरफ थे, वहीं उसके बाद 2021 में वो मंत्री बने। उन्होंने सीट ली एमपी के गुंड सीट पे, 5वीं सांसद सदस्य बने। 5 लाख से वो जीते हैं और सिविल लाइंस के मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल महक, मतलब काफी एक कांग्रेस के अहम नेता थे और अब बीजेपी के अहम नेता हो गए हैं। हालांकि 2020 में हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी थी तो काफी हलचल मध्य प्रदेश में मचाई थी। इससे पहले भी कई बार यूपीए की समय या कांग्रेस के समय में संसद में बैठ चुके हैं और अब बीजेपी के तौर पर फिर से सांसद बनने जा रहे हैं और मिनिस्टर की भी पद संभालने जा रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो राजस्थान की अलवर सीट से जो कि लड़ रहे हैं। पहली बार वो लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। 48,000 वोट से उनकी जीत हासिल हुई है और भूपेंद्र यादव अलवर सीट से लोकसभा पहली बार जो है अब तक आए हैं 2024 में। उससे पहले वो अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। बिल्कुल, से पहले केंद्रीय श्रम और पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, उसकी बागडोर भी संभाल चुके हैं और अब भूपेंद्र यादव राजस्थान की अलवर सीट से। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो गजेंद्र सिंह शेखावत फिर राजस्थान से ही इस लिस्ट में शामिल है। पिछली सरकार में जन शक्ति मंत्री
मंत्रालय उन्होंने संभाला था, जनशक्ति मंत्री वो रहे थे। राजस्थान की जोधपुर सीट से तीसरी बार ये पद संभालने, मतलब पद उन्होंने संभाला है, तीसरी बार लगातार जीत हासिल करी है जोधपुर से, और अब 2024 में फिर एक बार मिनिस्ट्री में देखे जा रहे हैं। वही बात करें तो हरदीप पुरी, इसके आगे 2018 में वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, 2020 में, और अब वो शहरी विकास मंत्री थे 2020 में, और बीजेपी के अब बिल्कुल महक 2018 में राज्यसभा सांसद बने थे हरदीप पुरी। इसके बाद अन्नपूर्ण देवी इसमें शामिल है, पिछली सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री वो रह चुकी है, झारखंड के कोडरमा से आती है, 4 बार बिहार की विधायक रह चुकी है। इसके बाद किरण रिजिजू इस लिस्ट में शामिल है, अरुणाचल वेस्ट से आते हैं, अरुणाचल पश्चिम से आते हैं, चौथी बार लगातार उस सीट से जीत के आए हैं, खाद्य प्रसारण मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, और अब आगे देखता है कि कौन सा पद इन्हें दिया जाता है। बात करें तो आगे बढ़ के बात करें तो जय किशन रेड्डी भी जो है उन्होंने शपथ ली है, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना के सिकंदराबाद से दूसरी बार चुनाव लड़ा है और वो जीते हैं, और वो संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने पहला चुनाव जो है सांसद का लड़ा था, उससे पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के मेंबर रह चुके हैं। वही बात करें मनसुख मांडविया की, उन्होंने वे स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और 3 लाख वोट से वो जीते हैं। वो पोरबंदर गुजरात से उनकी सीट जीती है उन्होंने। 2018 और 2012 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वहीं आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं एलजेपी जी, लोक जनतंत्र पार्टी, चिराग पासवान रामविलास के बेटे। 2024 में वो हाजीपुर सीट से जीत रहे हैं, और 2019 में भी वे जीते थे। 2019 में भी वे चुनाव में खड़े हुए थे जुमई से, ताकि उसके बाद उनकी पार्टी में थोड़ा बन था, जहां एक टूट देखने को मिली थी, और रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद पार्टी में एक टूट देखने को मिली थी, परिवार में एक टूट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बिहार में फिर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, और फिर लोकसभा में एनडीए में 5 सीटें जीत कर आए हैं। और वहीं हम आगे बढ़ते हैं सी आर पाटिल के बारे में। 2019 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, बिल्कुल सांसद के वो करे थे, चौथी बार वो आज सांसद के वो जीते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद अगर आगे बढ़े और अंत की ओर चले तो अर्जुन राम मेघवाल इस लिस्ट में शामिल है, 2009 में शामिल हुए थे, पिछले उसमें सरकार में जो है कानून राज्य मंत्री जैसा अहम पद अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला था। राजस्थान की बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल आते हैं और लगातार जीत हासिल वहां से करी है। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड अर्जुन राम मेघवाल के नाम हो चुका है। इसके बाद अगर बात करें तो जयंत चौधरी इस लिस्ट में शामिल है, आरएलडी के नेता है, आरएलडी संस्थापक अजीत सिंह चौधरी के बेटे हैं। 2024 में वो एनडीए में शामिल हुए हैं, और इसी के साथ बागपत और बिजनौर से उन्होंने चुनाव लड़े थे, जिसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई थी। और इस समय आरएलडी के अध्यक्ष भी जयंत सिंह चौधरी ही है, जिसके साथ साथ राज्यसभा सांसद भी वो इस समय है। ये कुछ तमाम बीजेपी के नेताएं थे, बीजेपी के एनडीए के संगठन नेता थे, और सब नाम बड़े नाम थे, बड़े नाम थे। अब आगे देखना ये है कि कौन बनता है, किसको कौन सी पदवी मिलती है, कौन सी मंत्री की। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा पद संभालने को दिया जा रहा है, किन किन की मिनिस्ट्री इस बार बदली जाने वाली है। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी है जिन पे लग रहा है कि शायद वही मिनिस्ट्री रहने वाली है। हालांकि कई नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने राज्य मंत्रियों की शपथ ली है, और इसमें भी कई नाम शामिल है। बट फिलहाल जैसा कि महक ने कहा कि देखना ये होगा कि किसके नाम कौन सा पद आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए देश दर्शन। धन्यवाद।